तापमान एक सामान्य सी चीज़ है, लेकिन यह हमारे जीवन को व्यापक स्तर पर प्रभावित करता है। इसका अनुभव हम उस समय करते हैं जब गर्मियों में गर्मी ज़्यादा और ठंडियों में ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो यह सीधे हमारे जीवन शैली को प्रभावित करता है, क्योंकि तापमान उस समय ज़्यादा बढ़ जाता है और ठंडियों में तापमान बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। तो तापमान का बढ़ना और घटना यह हमें व्यापक स्तर पर महसूस होता है। ये तो रही बात तापमान की, लेकिन क्या हो अगर समुद्र जल का तापमान बढ़ जाए, इसका क्या प्रभाव हमारी जीवन शैली पर पड़ेगा, हमारे क्लाइमेट सिस्टम पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं सब मुद्दों को आज इस हम वीडियो में जानेंगे और बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के। तो जहाँ तक बात है समुद्र के जल के गर्म होने की, तो समुद्र जल का जो गर्म होना एक सामान्य प्रक्रिया है, इज ए नॉर्मल प्रोसेस। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश का होता है। सूर्य का प्रकाश ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और इंसोलेशन जो सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य जो हमारी पृथ्वी को वो सीधे गर्म करता है अपने शॉर्ट वेव के माध्यम से। यहाँ पर यह भी जानने की आवश्यकता है कि जो संपूर्ण पृथ्वी है, उस पूरे पृथ्वी का लगभग जो है 71% भाग पर जो है वो आपका महासागरीय क्षेत्र है। और ये महासागरीय क्षेत्र लगभग 2/3 यानी 2/3 एरिया कवर करता है पूरे अर्थ सरफेस का। इसलिए जो सनलाइट से जो एनर्जी प्राप्त होती है, उसका मैक्सिमम कंजम्पशन जो है वो ओशियन के थ्रू किया जाता है। मतलब ये हमारे जो नेचर है या हमारी जो प्रकृति है, इसमें इसका क्या रोल है। ये जो समुद्र जो गर्म होता है, ये हमारे हाइड्रो साइकिल, ये हमारे कार्बन साइकिल, इनको और साथ साथ जो है हमारा जो पूरा क्लाइमेट सिस्टम है, जो जलवायु की जो स्टेबिलिटी है कि जहाँ गर्मी है, कब गर्मी आएगी, कब ठंडी आएगी, या फिर जब बरसात होती है हमारे यहाँ, उन सब को स्टेबल करने में इसका एक बड़ा मेजर रोल रहता है। साथ साथ जो है टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी करने में आपका एक बड़ा रोल जो है आपके ओशियन हीटिंग का होता है। यहाँ पे ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो अगर ये जल का तापमान बढ़ रहा है, तो कोई भी चीज़ जब भी बढ़ती है या घटती है, जैसे मैंने आपको बताया तापमान जब भी बढ़ा गर्मियों का, तो उसने हमारे जीवन को प्रभावित किया। इसी तरह तापमान बहुत ज़्यादा जब घट जाता है तो वो भी हमको प्रभावित करता है। इसी तरह अगर समुद्र जल का जब तापमान बढ़ रहा है, तो वह इन सब प्रक्रियाओं जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस हैं, जैसे आपका कार्बन साइकिल हो गया, आपका हाइड्रो साइकिल हो गया, इसको इफेक्ट करेगा, जिससे हमारी जीवन शैली क्या होगी, सीधे प्रभावित हो जाएगी। तो आइए एक पिक्चर से इस कार्बन साइकिल और हाइड्रो साइकिल को समझते हैं। कार्बन साइकिल में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो है कार्बन जो है वो सैचुरेट होता है, या फिर इस फोटोसिंथेसिस के माध्यम से यहाँ पर जो इसमें O2 क्या होती है, रिलीज होती है, और कार्बन जो है वो स्टोर होता है। और उसके बाद जो है ये एक जैविक मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये शरीर में जाता है, और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होकर के या डिग्रेड होकर के मिट्टी में, और उसके बाद फिर से ये जो है प्रकाश संश्लेषण, यानी जो सन है और जो वाटर है, ये दोनों ही जो है आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं। और जो वाटर है ये जो है हाइड्रो साइकिल, ये जो है आपका ओशियन हीटिंग का ही पार्ट है। विदाउट ओशियन हीटिंग के ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसी तरह अगर हम देखें आपका हाइड्रो साइकिल, तो हाइड्रो साइकिल में जो है यहाँ पर इवेपोरेशन जो हो रहा है वो ओशियन हीटिंग के कारण हो रहा है, और इससे जो है आपका जो वाष्प है यानी जो वाटर वेपर है वो जा कर के क्लाइमेट में या फिर ऊपर जा कर के ये कंडेंसेशन होता है और बादल बनते हैं, और फिर ये पानी बरस करके नीचे वर्षा द्वारा जो है ये फिर से जो है अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है। तो ये हाइड्रो साइकिल है। दोनों साइकिल को कंप्लीट करने में एक मेजर रोल होता है ये आपका। और अगर ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो पूरा साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। इससे हमारी जीवन शैली क्या होगी,
डायरेक्ट इफेक्ट हो जाती है कि कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा अचानक अब गर्मी को आप देखते होंगे टेम्परेचर जहाँ नॉर्मल जो है 45 हुआ करता था, आज के समय में 48-49 डिग्री भी पहुँच जाता है। तो इससे क्या मतलब है कि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से क्या होता है, बढ़ जाता है, और ठंडियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाना। तो इस तरीके की जो है इफेक्ट आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो साथ साथ अगर देखें इसके कॉजेज क्या रहे, कौन सा कॉज है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है या सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कारण है ओशन हीटिंग का, तो सबसे बड़ा कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ग्लोबल वार्मिंग इसका मतलब है अर्थ का या विश्व का औसत तापमान बढ़ जाना। विश्व का जो औसत तापमान है, जो पृथ्वी का जो औसत तापमान है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। और ये 15 डिग्री सेल्सियस से जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अभी जो करंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग लगभग पृथ्वी का जो औसत तापमान लगभग जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया है, लगभग 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। तो अब ये जो इंक्रीज यानी जो बढ़ा हुआ तापमान है, ये जो पृथ्वी का तापमान में जो बढ़ा यानी जो बढ़ोतरी हुई, जो इंक्रीज हुआ, तो इस इंक्रीज का जो पार्ट का लगभग 90% जो है वो अकेले ही जो है 90% वो अकेले ही हमारा समुद्र ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एरिया क्या कर रहा है, कवर्ड कर रहा है। लगभग 2/3 एरिया पे आप ओशिन है। तो जितनी एक्सटर्नल आपकी एनर्जी जो स्टोर हुई अर्थ में, उसका लगभग 90% जो है वो अकेले हमारा ओशिन कंजम्पशन कर ले रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारे समुद्र जल का जो तापमान है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका इफेक्ट हमारे पूरे पर्यावरण पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, अगर हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को भी समझें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जो सनलाइट जो हमको सीधे शॉर्ट वेव के माध्यम से यानी शॉर्ट वेव के माध्यम से अर्थ को प्राप्त होती है। इसमें लैंड भी है और अर्थ सरफेस भी है, और इसमें लैंड सरफेस और ओशियन सरफेस दोनों की बात दोनों इंक्लूड रहेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो अर्थ सरफेस जो इमिशन करता है वो लॉन्ग वेव्स के रूप में करता है। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोअर लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर में ही जो है CO2, CO, NO2 जैसे ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, बादल होते हैं यहाँ पे जलवाष्प वाटर वेपर होता है। ये जितने भी हैं ये सब एक ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है जो अर्थ से निकलने वाली जो लॉन्ग वेव्स हैं उनको क्या करना, ऑब्जर्व कर लेना, उनका अवशोषण कर लेना, जिससे जो है पृथ्वी का औसत तापमान क्या किया जाए, मेंटेन कर सकें, और धीरे धीरे इसको वापस क्या करते हैं, अंतरिक्ष में, स्पेस में इसको ये लोग विलीन कर देते हैं। लेकिन जब ह्यूमन ने क्या किया है, अपनी एक्टिविटीज़ से यहाँ पर जो CO2 या और अन्य प्रकार की जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका संकेंद्रण या उनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या किया है, इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो लॉन्ग वेव्स, जो पार्थिव या फिर जो है टेरेस्ट्रियल वेव्स हैं, इनका जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा कर रही है, जिससे पृथ्वी के जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉज है। तो इस जो इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, और इसको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है आपका ओशियन वाटर के द्वारा जो है, इसीलिए हमारा ये ओशियन हीटिंग जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब कुछ डेटा आया है, एक स्टडी आई है कि जो करंट जो हीट कंटेंट है हमारे ओशियन वाटर में, यानी जितना भी हीट कंटेंट है, इसका लगभग जो है एक डेटा निकल के आया है कि आपका 1980 से लेकर के और 2023 तक लगभग जो अब तक का औसत डेटा है उसमें उसका लगभग 286 जेटा जूल ये करंट हीट कंटेंट है हमारे ओशियन वाटर में। जबकि वही अगर देखें 210 से लेकर के 1980 के बीच एक जो एवरेज डेटा है, उस एवरेज डेटा से लगभग जो है
286 जेटा जूल जो हमारी हीट कंटेंट है उसमें उतना इंक्रीज हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ 10 से 15 वर्षों में हमारे समुद्र में जो हीट कंटेंट की मात्रा जो है वो बढ़ी हुई है, यानी ऊष्मा की मात्रा यहाँ पर क्या हो गई है, बढ़ गई है वो, जबकि वो उसकी जो वैल्यू है लगभग 286 जेटा जूल है। एक कंपैरिजन से समझ सकते हैं कि ये मात्रा कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर देखें तो जो हाफ जेटा जूल है वो हाफ जेटा जूल वो सफिशिएंट होता है आपके पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के फ्यूल पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के फ्यूल को फुलफिल करने के लिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है पूरे वर्ल्ड को चलाने के लिए। तो ये जो है हाफ जेटा जूल कंप्लीट कर देता है। और अगर देखें तो इस समय समुद्र के पास 286 जेटा जूल है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हीट कंटेंट का जो क्वांटिटी है कितनी बड़ी लार्ज है और कितनी बड़ी ज़्यादा है। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये इसका इफेक्ट हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ और वेस्ट पैसिफिक और सदर्न ओशियन है। इसको एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग अच्छे से और समझ सकते हैं। ये आपका पैसिफिक ओशियन है, जिसमें सबसे नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक और आपका जो है अटलांटिक ओशियन और साथ साथ जो है आपका सदर्न ओशियन, ये वाले पार्ट जो है जहाँ पर डार्क आपका डार्क रेड और येलोइश आपको दिखाई दे रहा है, वो एरिया जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहे हैं कंपेरेटिव टू अदर एरिया के। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या प्रभाव कहाँ से पड़ रहा है। चलिए अब एक चीज़ और समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं, कौन कौन से टाइप हैं जिससे हम समुद्र जल के तापमान का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं या उसको मापते हैं। तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं। पहला तो हम सेंसर की बात करते हैं, बाई सेंसर में क्या है कि यहाँ पर होता क्या है कि जो समुद्री जहाज होते हैं उनसे सेंसर्स को नीचे पानी में लटका दिया जाता है और उसके माध्यम से यह जान लेते हैं कि समुद्र का जल का तापमान कितना है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत छोटे समुद्रों को या छोटे एरिया को मापने के लिए सफिशिएंट होती है। तो बड़े लेवल पे होती है, यानी जो बड़े लेवल पे यानी जो पूरे समुद्र का जल तापमान माप सके, उसके लिए जो प्रक्रिया होती है वो सैटेलाइट होती है। सैटेलाइट क्या करते हैं, वो समुद्र के जल स्तर की पिक खींचते हैं और पिक खींचने के बाद यह और साथ साथ ये देखते हैं कि समुद्र का जल कितना फैल रहा है पिक के माध्यम से। तो वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि समुद्र के जल स्तर में कितना बढ़ोतरी हुई है, और इसी आधार पर, उन पिक्चरों के आधार पर हम जो है समुद्र जल के तापमान का क्या किया जाता है, एक आकलन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। और ये बड़े लेवल पे करते हैं सैटेलाइट। एक आपका नया टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी आया है, फ्लोटिंग रोबोट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका फ्लोटिंग रोबोट्स को पानी में छोड़ दिया जाता है और इस समुद्र जल के तापमान के हिसाब से पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं, और जितना पानी की सतह के ऊपर आते हैं उसी के हिसाब से यह समुद्र जल के तापमान को बताते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है समुद्री जल के तापमान का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो आइए, अब ये तो रही बातें, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे पूरे जीवन शैली से लेकर पूरे मानव समाज पर, साथ साथ क्लाइमेट सिस्टम पर। तो आइए इस पर एक नज़र डाल लें। सबसे पहला तो ये हमारे प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहा है। ये हमारी जितने भी मैरीन इकोसिस्टम है सीधे इसको जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो हमारे जो डाइवर्सिटी ऑफ ओशियन है, विश्व में सर्वाधिक जैविक विविधता, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ओशियंस में है। और इसमें जो खासकर जो कोरल हैं, जो फिश हैं, इनकी डाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा हार्म कर रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो मैरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है और डाइवर्सिटी ऑफ फिश एंड कोरल्स को डिस्टर्ब कर रहा है। साथ साथ ये भी जो है, ये जो कोस्टल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं,
जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइवलीहुड यानी उनकी आजीविका और उनके जॉब्स पर भी एक कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संकट है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो खाने पीने से लेकर के जो है हर स्तर की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और साथ साथ जो है समुद्र के जल स्तर में भी बढ़ रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो सी लेवल इंक्रीज होने से जो है जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनके डूबने का खतरा भी पैदा हो गया है। हाल ही में एक फिजी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिजी में क्या हुआ कि उसके कई तट डूब गए हैं और इसी को उसने बताने के लिए वहाँ पर जो एक पर्यावरण सम्मेलन पानी में आयोजित किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो जिसका इम्पैक्ट सीधे ह्यूमन पे पड़ रहा है। सी लेवल बढ़ने से लोगों के तट और जो है आइलैंड डूब रहे हैं, तो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। समुद्र जल का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर भी तेज़ी से पिघलते हैं, जो आपके पोलर एरिया में हैं और इन सभी रीजन में जितने भी सीज हैं उसमें तेज़ी से क्या होता है, मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हजार्ड्स यानी जो आपदाएं हैं वो भी उनकी भी मात्रा, उनकी क्वांटिटी और इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती, पानी कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा बरस जाता है, इतनी ज़्यादा बरस जाता है कि वहाँ सडनली बहुत ज़्यादा अचानक से फ्लड आ जाता है, या फिर कहीं नहीं बरसता है। तो इस तरह की कंडीशन भी बार बार क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। तो ये सब जो इफेक्ट हैं ओशन हीटिंग के, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। देखिए हम जो हैं क्योंकि इसका कहीं ना कहीं जो ओशन हीटिंग हुई उसका सबसे बड़ा रीज़न हम ही लोग की हमारी एक्टिविटीज़ हैं। तो हमको अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये कलेक्टिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। इसमें सभी देश मिल करके यहाँ पर जो यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा जो SDG गोल निर्धारित किए गए हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करना और दिए गए टाइम में उसको कंप्लीट करना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इससे जो है एक पूरे विश्व के विकास के साथ साथ एक पर्यावरणीय विकास की एक मानदंड रखे गए हैं इसमें, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर सभी देश इसको लक्ष्य में समय निर्धारित में पूरा करते हैं तो ये भी एक बड़ा कदम होगा। साथ साथ जो है अभी हाल ही में दुबई में COP28 का आयोजन किया गया, उसमें भी महासागरों की इस चिंता के विषय में चिंता की गई और एक महासागर प्रबंधन या ओशन मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो सभी सभी सदस्य देशों को इसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है और इसके अकॉर्डिंग काम करने की एक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो है अभी सभी को अपनी एक जीवन शैली में बदलाव की भी आवश्यकता है कि एक पर्यावरण अनुकूल हम लोग अपनी आदतें जो है डालें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अब अभी मोदी जी ने जो है एक लाइफ का एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें लाइफ अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। तो ये जो लाइफ जीवन शैली है इसको भी हमको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इस सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो हम जो अपने समुद्र के बढ़ते हुए जो समुद्र के जल का जो बढ़ता हुआ तापमान है इसको हम रोकने में कुछ सहायक हो सकते हैं और एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जो ओशन हीट कंटेंट है, यानी जो ओशन हीट कंटेंट का मतलब ये है कि समुद्र में जो ऊर्जा सामग्री है या ऊष्मा की जो मात्रा है उस पर वो क्यों बढ़ रही है उसके बारे में यहाँ पे बात करना था। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और मिलते हैं आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।